अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। इस हुकूमत के अब कुछ ही दिन बाकी हैं और कहा यही जा रहा है कि वक्त से पहले, यानी कि वैसे तो 12 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन 9 अगस्त को गालिबन कहा जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइस भेज देंगे कौमी असम्बली तहलील करने के हवाले से। और इन आखिरी दिनों में हमने देखा है कि बहुत से कवानीन, नए एक्ट जो हैं वो पार्लियामेंट ने पास किए हैं और उसमें से एक जो एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट की तरफ से वो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड एक्ट 2023 है। ये बुनियादी तौर पर सॉवरन वेल्थ फंड एक्ट है क्या और इसका क्या मकसद है, आज इस पर डिटेल में बात करेंगे। और बुनियादी तौर पर शहबाज, जो हम अपने प्रोग्रामों में डिस्कस करते रहे पहले भी, जैसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है और फिर ये वाला सॉवरन वेल्थ फंड वाली जो बात है, आप ही ने खबर ब्रेक की थी। मकसद इसका बुनियादी तौर पर, जैसे आपने भी पहले कहा कि जो पाकिस्तान के इस वक्त मुआशी हालात हैं वो बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता, तो लगता ये है कि मुल्क की जो सिविल और मिलिट्री की आदत है, और अपेरेंटली दिस इज अ मिलिट्री ड्रिवन इनिशिएटिव टू फाइंड अ वे आउट कि कैसे पाकिस्तान को ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस जो मुआशी मसाइल है उनसे निकालना है। अब ये एक्ट हमारे सामने आ गया है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या कुछ है और कैसे ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिवाइवल का बायस बन सकता है? देखिए कामरान, कोई भी जो चीज़ एडहॉक बेसिस पे होती है या उसकी प्रॉपर प्लानिंग ना हो या इन डेप्थ उसके ऊपर डिस्कशन ना हो और एमरजेंसी में उसको खड़ा किया जाए तो वो देर पा उसके नताइज नहीं होते। इकोनॉमिक प्लानिंग एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा माइंड्स इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं। जब कोई भी चीज़ आप जंगी बुनियादों पे करने की कोशिश करें तो वक्ती तौर पर तो वो चीज़ें फ़ायदा दे देती हैं। आपकी वॉर स्ट्रेटेजी तो हो सकती है, आपका काउंटर अटैक भी हो सकता है, आपका डिफेंसिव अप्रोच भी हो सकती है, आपकी ऑफेंसिव अप्रोच भी हो सकती है। बट जो इकोनॉमी है वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव अप्रोचेस के ऊपर नहीं चलती, उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। ये जो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड है, इसको इन आइसोलेशन हम नहीं देख सकते। 2-3 चीज़ों को साथ रख के इसको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान के जो मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ कुछ डील्स हो रही हैं जिसमें एक टर्मिनल उनको पहले दे दिया गया है, 2 टर्मिनल्स के लिए बात चल रही है और इसी प्राइस डिस्कवरी के लिए इसी हफ्ते काबीना की एक जो कमेटी है उसने फर्दर एक कमेटी आगे बना दी है। प्राइस डिस्कवरी भी हो जाएगी, मे भी चंद दिनों में वो डील एक और साइन हो जाए, 2 और टर्मिनल जो हैं कराची सी पोर्ट के वो यूएई को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। दूसरा उसके साथ था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसका हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बताया लास्ट वीक कि 28 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं और इसका साइज जो है वो अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट मटीरियलाइज हो जाती है तो मोर देन सीपेक उसका साइज बन जाता है। फिर तीसरी ये जो सॉवरन ये सॉवरन वेल्थ फंड जो है, ये तीसरी उसके साथ ये कड़ी है उसकी। अब ये जो फंड है, जब हमने उस वक्त किया था प्रोग्राम में जिक्र, तो उस वक्त हमने बताया था कोई 7 कंपनियां जो है वो आइडेंटिफाई, उनकी प्रॉफिटेबल कंपनीज, उनके असासे इधर शिफ्ट किए जाएंगे और ये वो कंपनीज हैं जिसमें ज़्यादातर कंपनीज के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने पिछले साल अप्रैल में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया था इसको अक्वायर करने के, इसके स्टेक्स। बहरहाल एक प्रोसेस चला। अब ये जो इसको अगर आप देखें, इसका जो कानून पास हुआ है, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इन्होंने पास किया, लगता है अब तमाम जो पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो 2-3 चीज़ों के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करेंगे, जिसमें एक तो ये सॉवरन वेल्थ फंड है, इसकी एक्टिविटीज़, फिर जो SIFC है वो भी इससे इंटरलिंक्ड है, उसकी एक्टिविटीज़, और फिर इंटर गवर्नमेंटल जो गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस एक्ट है उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हो। और इन नटशेल अगर आप ये देखें ना, जो हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई थिंक विद दिस एक्ट वो अब रिडेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि उनके अपेरेंटली वो सारे काम तो अब ये जो नए कवानीन पास किए गए उसके तहत किए जाएंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंगली आई थिंक थोड़ा सा पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये फंड काम कैसे करेगा। दूसरा, जैसे आपने कहा कि इनिशियली 7 जो मुनाफा बख्श हमारे इदारे आइडेंटिफाई किए गए, उन के शेयर्स या एसेट्स वो सारे इसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसकी मालियत को 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ थी, लेकिन इस एक्ट के अंदर कहा गया है कि इस फंड की एक्चुअल जो वैल्यू है वो 100 ट्रिलियन रुपीस होगी। वो पे इसका ऑथोराइज कैपिटल है कि जितने ये शेयर इशू कर सकते, जिस हद तक ये बिजनेस कर सकता है, वो तो सिर्फ चंद कंपनीज अभी ट्रांसफर की गई ना, वो तो अभी इसकी फर्दर बात करें। पहले इसके थोड़े से जो मकासद हैं जो हुकूमत ने इस कानून जो पास करवाया पार्लियामेंट से, उसके अंदर खुद बताएं। उसमें जो इसका जो सबसे बड़ा उन्होंने जो मकसद बताया कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू द मैनेजमेंट
ऑफ द फंड्स एंड एसेट्स, कि पाकिस्तान की जो पायदार माशी तरक्की है उसके लिए जो है ना ये फंड कायम किया गया है। अब असासों की खरीदो फरोख्त से क्या पाकिस्तान की पायदार तरक्की होगी, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। या फिर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे टैक्स बेस हमारी बहुत नैरो है, एक्सपोर्ट की बेस बहुत नैरो है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, या उस साइड पे फोकस करके हमें जो पाकिस्तान की पायदार तरक्की जो है उसको इंश्योर करना है। बहरहाल ये इसका पहला मकसद है। दूसरा मकसद इसके अंदर ये कानून के बताया गया है कि अचीविंग ऑप्टिमल यूज ऑफ दीज एसेट्स अकॉर्डिंग टू द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज टू मैक्सिमाइज देयर वैल्यू फॉर फ्यूचर जनरेशंस। अब ये जो फ्यूचर जनरेशन किस्म की जो बातें होती हैं लिखने में अच्छी लगती हैं, ये अब जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड होते हैं उसमें इस तरह के अल्फाज पता नहीं कैसे उन्होंने कैसे चुनाव के बरल इसमें इस्तेमाल नहीं होते। और फिर फर्दर इन्होंने वो सारी तफसीलात बताई। इसके अंदर जो नाज़रीन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो सॉवरन वेल्थ फंड का जो कानून बना जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया है, इसके लिए जो तकनीकी मदद फराहम की थी, जैसे कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था, वो मुत्तहदा अरब अमारात ने फराहम की थी। उनकी जो अबू धाबी डेवलपमेंट जो उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, उनकी तरफ से ये मदद आई थी। उस फंड की अपनी जो वैल्यू, वो भी एक सॉवरन फंड है, वो 850 अरब डॉलर का से जायद का वो फंड है। अब कामरान, इसके अंदर जो एसेट्स हैं, हर तरह की जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसमें वो ट्रांसफर हो सकती है। तमाम जो गवर्नमेंट के कोई भी जो लीगल और उसके इक्विटेबल एस्टेट हैं वो इसमें ट्रांसफर हो सकती है। फिर इसका इन्वेस्टमेंट का जो मैंडेट है उसकी एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी जो है वो एक सुपरवाइजरी काउंसिल बनेगी, वो अप्रूव करेगी, और वो ऑलरेडी सारा इसके ऊपर काम हो चुका है। अब इसके जो वसाइल है जिसकी तरफ आप इशारा करें, इसके वसाइल फंड के कहाँ से आएंगे? नॉर्मली तो एक ऑथोराइज कैपिटल होता है, पेड अप कैपिटल एक होता है वो उधर से, लेकिन इन्होंने जो वसाइल है उसकी वो 8, 9 से 10 किस्म के मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज होंगे जहाँ से फंड होंगे। लेकिन इसका जो पॉइंट नंबर 5 है कि जो ट्रांसफर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग जो है इन द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, वहां से इनको मेजर फंडिंग वहां पे होगी। और फिर जो प्रॉफिट्स और जो प्रोसीड्स होंगे इन स्टेट और एंटरप्राइजेज की, वो वाला पैसा भी ये इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आपने पहले बता दिया कि इसकी जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कोई 100 ट्रिलियन रुपए का है, जितने ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो शेयर्स हैं ये इशू कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 ट्रिलियन रुपीज, विच इज अ बिग अमाउंट। अब ये कारोबार कौन सा करेंगे कामरान? ये क्योंकि एक तो ये हो गया ना एसेट्स का, और ये कौन से एसेट्स हैं वो उनकी पहले जब हमने लास्ट प्रोग्राम के साथ जो कंपनीज थी उनकी डिटेल्स तो बता दी थी, बट हमने उनकी कंपनी वाइज उनकी उस वक्त मैंने डिटेल नहीं बताई थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्लोज नहीं की थी कि नॉर्मली फिर ये जो सोर्सेज हैं उनको ये तंग करते हैं कि इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन निकलती कैसे है बाहर। बहरहाल वो भी इसके अंदर एक कामरान एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है बिफोर गोइंग टू दी जो फंड का जो कारोबार क्या करना चाहेंगे, इस कानून के अंदर इन्होंने एक सीक्रेसी के लिए क्लॉज डाल दी है कि जिसके तहत जो फंड की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, कोई भी जो सॉवरन वेल्थ फंड का एम्प्लॉय होगा या बोर्ड का मेंबर होगा या कोई और मेंबर होगा जो रिलेटेड टू द फंड होगा, वो किसी भी किस्म का कोई डिस्क्लोजर नहीं कर सकता किसी को भी। इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी का कोई काम नहीं है, शफाफियत खत्म, कंपैरेटिव बिडिंग खत्म, हुकूमत क्या काम करने जा रही है, कैसे काम करने जा रही है, कोई एक्सेस किसी को नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन निकाल सके हम निकाल के लोगों को बताते रहेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि जो डेमोक्रेसी की जो बात करती थी ये हुकूमतें, वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल अब उस तरह की डेमोक्रेसी अब रही नहीं है। और जिस किस्म के कवानीन पास हो रहे हैं, जिस तरीके से आर्मी को एक फॉर्मल रोल दे दिया गया इकोनॉमी के अंदर, तो बहुत सारी चीजें ये जो हुकूमत कर रही है वो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का भी जो कानून पास किया गया उसमें भी आपने टोटल इंडेमनिटी आपने दे दी है। हाँ। कि जो भी फैसले उस फोरम के ऊपर होंगे उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, FIA कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, NAB कोई कार्रवाई नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस देयर आर इररिफ्यूटेबल एविडेंस कि वहां पर कोई रॉन्ग डूइंग हुई है। तो कंप्लीटली इट अपीयर्स कि एक पैरेलल सेटअप जो है वो काम करेगा। एक तरफ जो आपके ट्रेडिशनल या जो बाकी गवर्नेंस का मॉडल है, और दूसरा ये इट अपीयर्स कि एक सुपरा एक बॉडी होगी जो हर चीज को इस तरह के फैसले करेगी और उस पर कोई बाकी जो कानून का तलाक है वो नहीं होगा। लेकिन वो जो असल जो चीज है, जो आप किसी को क्या पता है, पहले तो जो इन्होंने आइडिया ये था कि जो सुपरवाइजरी काउंसिल बनी जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, वो फैसला करेंगे कौन से असासे जो है वो ट्रांसफर होने। वो इन्होंने 7 असासे जो थे वो इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए थे। अब कानून के अंदर उन्होंने ये किया कि जिस दिन से ये कानून बन गया और इफेक्टिव हुआ, उसी दिन से ये जो 7 एसेट्स हैं ये ट्रांसफर हो चुके हैं। ठीक है, 2260 अरब रुपए के असासे
इस फंड को मुंतकिल हो चुके हैं। अब कौन से असासे हैं इसमें? नजर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है जिसमें हुकूमत की 85% शेयर होल्डिंग है। इसकी जो वैल्यू है, नेट वैल्यू जो लगाई है हुकूमत ने, जो मैंने इनकी दस्तावेजात देखी हैं, कोई 875 अरब रुपए का ये एसेट है, ये फंड को ट्रांसफर हो चुका है। दूसरा पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, इसमें हुकूमत के 67% से ज्यादा शेयर्स हैं। इसकी जो नेट वैल्यू है वो 434 अरब रुपए है, ये भी फंड को मुंतकिल हो चुका है। फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जिसमें हुकूमत की शेयर होल्डिंग 75.6% है, इसकी नेट वैल्यू इन्होंने जो लगाई है वो 295 अरब है। ये वाला असासा भी अब पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड में चला गया। इसकी जो आमदन होगी हुकूमत की, जो डिविडेंड्स होंगे, वो उसकी अब आमदन भी इस फंड के अंदर मुंतकिल होगी, वो वजारत खजाना के पास नहीं आएगी। पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड है जिसमें हुकूमत की 100% शेयर होल्डिंग है, इसकी वैल्यू 224 अरब रुपए है। ये फंड 2014 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $1.5 अरब की ग्रांट दी थी, उससे ये कायम किया गया था। और इस फंड की शेयर होल्डिंग है जो 2 LNG फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उसके अंदर। वो जो सऊदी अरब का पैसा था उससे फिर हुकूमत ने 2 LNG पावर प्लांट जो खुद ही हुकूमत ने लगाए थे, उसकी इक्विटी जो थी वो इस फंड ने खरीद ली थी। अब इस तरीके से पाकिस्तान डेवलपमेंट फंड भी मुंतकिल हो गया और जो 2 LNG पावर प्लांट्स है उसके अंदर जो इस फंड की जो असेसमेंट जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो भी, उसकी जो फिर डिविडेंड्स है वो भी इधर जाएंगे। फिर इसके साथ ही जो गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड है, 100% गवर्नमेंट की मलकियत है, 193 अरब रुपए इसकी वैल्यू लगाई है नेट, ये भी फंड को ट्रांसफर हो चुका है। मारी पेट्रोलियम कंपनी जो है इसके अंदर हुकूमत की अब शेयर होल्डिंग सिर्फ 18.4% है, 130 अरब इसकी नेट वैल्यू है। ये भी इसकी जो मलकियत है, ये भी जो हुकूमत की शेयर होल्डिंग है वो पाकिस्तान सॉवरन वेल्थ फंड में चली गई है। और नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 106 अरब रुपए नेट वैल्यू, 100% हुकूमत की मलकियत, ये भी पाकिस्तान सॉवरन फंड में इसकी जो मलकियत है मुंतकिल होगी। कामरान, जब ये पैसा सारा आ जाएगा फिर ये क्या कारोबार करेंगे? अगला इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है, अब ये तो इनको, और उसके लिए तो ऑलरेडी जो ग्रीन रेवोल्यूशन की भी बात हो रही है, वो सारे वो इन्होंने वो सारी चीजें डिटेल जो है लॉ मिनरल है, माइनिंग है, जो कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं ऑब्वियसली। देखिए, हमें एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो काम हो रहा है, बट हमारा इशू ये होता है कि जमहूरियत के अंदर तमाम जो मामला है वो शफाफियत से आगे बढ़ने चाहिए और जो भी रियासत के जो असासे होते हैं वो लोगों के असासे होते हैं, पब्लिक की वो मलकियत होते हैं। हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसों से ये सारी चीज़ें खड़ी हुई हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये काम करें, ज़रूर करें। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी अगर इसकी जो एक्टिविटीज़ है ये हो जाती हैं, अगर हमारा इंपोर्ट की सब्सटीट्यूशन हो जाती है। अभी फॉर एग्जाम्पल $6 बिलियन से ज़्यादा हम इंपोर्ट्स करते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो अगर हमारी अपनी एग्रीकल्चर इतनी अच्छी हो जाए, हम कॉर्पोरेट फार्मिंग में चले जाएं, वहाँ से हमारी जो आमदन हो, हमारे जो वहाँ से हमें जो फसलें मिले, हमारे जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वट जो भी वहाँ पे जो हमारी प्रोडक्शन होती है, तो वो उससे हमें फ़ायदा है। इससे आपको फायदा ये होगा जो एक्सटर्नल सेक्टर पे आपकी जो गोल बेशक आपका वो जो अच्छा है और नीयत भी बेशक आपकी अच्छी है, लेकिन उसको कैसे आप एग्जीक्यूट करते हैं दैट इज एन इशू। लेकिन इसमें एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई भी आप इस्लाहात, कोई भी रिफॉर्म्स इनिशिएट करने की कोशिश करें, कोई इदारा प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें, उसमें हमेशा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं और वो मामला वहीं का वहीं रुक जाता है। तो एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर तो हम वही रिवायती तरीकों पे चलते रहे फिर तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो उसका जो दूसरा रास्ता है, मसलन इसकी जो बुनियादी तौर पर क्रक्स है वो ये है कि कोई भी सरमायाकार, वो पाकिस्तान से हो या पाकिस्तान से खास करके बाहर से, उसको वो वाली प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो वन विंडो ऑपरेशन हो, वो आए, उसको आप फैसिलिटेट करें। क्योंकि जो भी सरमायाकार कहीं भी सरमाया लगाता है वो मुनाफा कमाने के लिए लगाता है ना, वो इसलिए तो नहीं कि आप अदालतों में फंस जाए, ब्यूरोक्रेटिक जो सारी हर्डल्स हैं उनमें फंस जाए। तो एक तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है क्योंकि पाकिस्तान में वो रवायती तरीका काम नहीं कर रहा। अगर अब हमने अपने आप को चेंज करना है तो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आप अपने एसेट्स को असासों के प्रोडक्टिव तरीके से यूज करें, बट ट्रांसपेरेंसी और वो जो सारी चीजें उसको इंश्योर करें। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक नाज़रीन, ये इसके जो 3-4 बड़े जो इसके काम होंगे, जो फंड्स करेगा, जो इसका बिजनेस होगा, जिसके लिए फंड कायम किया गया, ऑब्जेक्टिव्स तो हमने आपको बता दी। उसमें ये फंड कहीं भी सरमायाकारी कर सकता है, कोई भी चीज ये फंड खरीद सकता है और कोई भी जो शेयर्स है उसकी खरीद और फरोख्त भी कर सकता है। इसके साथ ही जो डोमेस्टिक और फॉरेन इक्विटी सिक्योरिटीज हैं उसकी भी खरीदो फरोख्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल OGDCL जो कंपनी अब ट्रांसफर हो चुकी है, उसके शेयर जो है लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो उसकी खरीदो फरोख्त भी ये फंड कर सकता है। फिर इसके पास डेवलपिंग राइट्स आ गए हैं, जो भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अब ज़राअत के अंदर जो एक फोकस गया है
जो हमारी SIFC है उसका, तो उसके अंदर जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसकी डेवलपमेंट के लिए ये इस फंड के पास अब इख्तियारात आ गए हैं। फिर ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उसके लिए फंड रेजिंग भी कर सकता है। इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ का लिखा हुआ तो नहीं, वो भी इसका स्कोप में आ सकता है अगर वो लाना चाहें तो। ये किसी भी किस्म की कमर्शियल ट्रांजेक्शन कर सकता है, किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर सकता है, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, दूसरे ममालिक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर जाके भी ये फंड जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम हुसैन, नॉन राइटर हैं, इकॉनमी पे लिखते हैं। उनका एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, शॉर्टकट टू नोवेयर, उसके ऊपर उनसे बात करेंगे और ये देखें, उनसे पूछेंगे वो इस फंड की डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि ये जो सॉवरन वेल्थ फंड का क़याम अमल में लाया गया, और बेसिकली जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, इन रियलिटी दिस इज़ एन ऑल्टरनेट प्लान कि कैसे पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, वेल नोन जर्नलिस्ट, इकॉनमी पर लिखते हैं, और इनका हाल ही में एक आर्टिकल भी छपा है डॉन अखबार में, और उसमें उसका जो टाइटल भी था वो शॉर्टकट टू नोवेयर। तो खुर्रम हुसैन साहब, आपके आर्टिकल का अगर आप पढ़ें तो क्रक्स बुनियादी तौर पर यही है कि जो भी एक आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की बात हो रही है कि पाकिस्तान को कैसे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस से बाहर निकालना है, लेकिन आपकी असेसमेंट यही है कि ये दिस इज अनदर शॉर्टकट, और इससे पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे। आखिर आपका ये पर्सपेक्टिव क्यों है ऐसा? शहबाज, ये पर्सपेक्टिव ऐसे है क्योंकि ये पहली दफा हम नहीं देख रहे इस किस्म की कोई चीज होते हुए। एंड माइंड यू, अपने आर्टिकल में मैंने अस्यूम किया है कि हर चीज जो SIFC और उसका जो एसोसिएटेड फ्रेमवर्क है उसमें स्मूथली होएगी एंड इट विल गो एज प्लान्ड। मैं उसमें ये आर्ग्यूमेंट एडवांस कर रहा हूं कि अगर हर चीज इसमें गो स्मूथली एज प्लान, तो उसके बावजूद पाकिस्तान के मसले हल होने के बजाय मजीद और खराब होंगे। एंड मेन रीजन इज के जब आपने इन द बॉक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया और वो सॉल्व किए बगैर आप आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लेने निकल जाते हैं, तो जो इन द बॉक्स प्रॉब्लम्स हैं वो ग्रो करके और ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब यही चीज हुई थी मुशर्रफ के दौर में कि rather than work on tax reform, broaden the tax base, rather than work on power sector reform और वहाँ पे उसकी governance और pricing को reform करें, एंड तमाम और ऐसी चीज़ें जो एक बहुत पुराना पाकिस्तान में वेल नोन सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ है, उन्होंने जाके बाहर से कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त करवा के पाकिस्तान में एक शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पैदा कर दी। यही चीज़ PMLN के दौर में हुई थी 2013 से लेके 18 तक, और तब CPEC और BRI और फिर सऊदी अरेबिया और चाइना से बोरोइंग करके उन्होंने एक शॉर्ट लिव्ड ग्रोथ पैदा कर दी। यही चीज़ दोबारा खान साहब के दौर में हुई, तब तो और भी ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड एक ग्रोथ स्पर्ट पैदा कर दिया। अगर यही हम लोग दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं तो अलॉन्ग द वे फिर पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं वो तो ग्रो करते रहे हैं ना। अब सर्कुलर डेट को देख रहे हैं जो 2008 में अगर 35-40 अरब रुपए की सतह पे पहुंच के क्राइसिस की शक्ल उसने पकड़ ली थी, अब तो वो 2 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है। जब तक आप पावर सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करेंगे ये मसला ग्रो करता रहेगा। लाइकवाइज विद द फिस्कल साइड। तो आई थिंक अगर आपने इन द बॉक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ढूंढने का कोई तुक नहीं है। खुर्रम हुसैन साहब, इसमें एक जो बुनियादी डिस्टिंक्शन, एक फ़र्क है कि पहले हमारा जो था वो बोरोइंग लेड एक मॉडल होता था। हम कर्जा लेते थे, उससे अपनी कंजम्पशन को फाइनेंस करते थे, आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता था, आपकी एक्सटर्नल जो अदायगियां थी वो बढ़ जाती थी। अब यहाँ पे स्लाइटली एक आप समझते नहीं कि डिफरेंस है, यहाँ पे हम उधार नहीं ले रहे, हम अपने ही असासे बेचेंगे नंबर 1, या फिर जो SIFC का मॉडल है ज़राअत में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेगा या आपको वो एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड है उसमें इजाफा करेगा। तो आप क्या समझते नहीं है कि ये वाला जो मॉडल है, ये पिछले वाले मॉडल जो उतने भी हैं जो नाकाम रहे हैं उससे ये बेहतर और मुख्तलिफ है? तो लाजिम है, बेहतर है या नहीं ये फिर हमें आई थिंक वक्त से ही पता चलेगा। अब किस हद तक एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और यहाँ हम अस्यूम कर रहे हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, स्मूथली आएंगी और जिस तरह से इन्विजन्ड है उस तरह से इम्प्लीमेंट होएगा ये सारा प्रोग्राम, हम वो उस असम्पशन पे अभी बात कर रहे हैं। तो अगर ये सब आ गई, इससे एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में कितना इजाफा होता है ये तो फिर हम देखेंगे, वक्त के साथ ही देखेंगे। स्टैंडर्ड में जो इन्वेस्टमेंट आई थी उसके
उसके तहत कितना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में इजाफा मिल रहा है, आई डोंट नो, बट वील सी। बट नेवरदलेस एक लिहाज से यस डिफरेंट इस तरह है कि यहाँ पे असासे बेच के डॉलर्स अरेंज किए जा रहे हैं, माजी में बोरो किए गए थे, लेकिन असासे भी पाकिस्तान के होंगे तो बेशुमार और बेतहाशा, नो डाउट, लेकिन है तो लिमिटेड फिर भी। और आप अगर एसेट्स बेच के अपने इकोनॉमिक डिसफंक्शन को फाइनेंस करेंगे तो इवेंचुअली तो आपके एसेट्स भी खत्म हो जाएंगे, बेशक जितने मर्जी वो बेशुमार हो, इवेंचुअली तो वो खत्म होंगे, बट आपके जो डिसफंक्शंस हैं वो खुरम साहब, आप अगर इसमें एक चीज, अगर आपको मौका मिला हो देखने का, ये जो कानून है ये वाला पाकिस्तान सॉवरेन वेल्थ फंड का, फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कानून में जो तरमीम आई और उसके तहत जो SIFC को इन्होंने एम्पावर किया लीगली, इन दोनों चीजों को जब आप स्टडी करते हैं तो आपको लगता है कि कहीं पे कोई फोकस है टैक्स बेस को एनहेंस करने का, जो लो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने का, या फिर जो हमारा दूसरा मसला है इसके अलावा पावर सेक्टर का, वो आपको कहीं नजर आता है, या सिर्फ एक लग रहा है कि बस ठीक है या ज़रात में चले जो क्विक रिटर्न्स बना लो, या फिर जो प्रॉफिटेबल 7 एंटिटीज हैं आपकी उसको बेचो, उसका पैसा पकड़ो और कर्जे उतारो? शहबाज, फिलहाल तो मुझे जो आपने सेकंड ऑप्शन दी है वही नजर आ रही है। मुझे फिलहाल तो यही हर चीज जो मैंने देखी है उससे यही लग रहा है कि बेसिकली असासे बेचो, डॉलर्स लाओ और उन डॉलर्स के जरिए अपने जो भी इकोनॉमी के डिसफंक्शंस हैं, चाहे वो पावर सेक्टर में हो, चाहे वो आपकी प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट बेस में हो, या चाहे वो आपकी टैक्स बेस में हो, 3-4-5 साल गुजार लो। और ये 3-4 मैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में कह रहा हूँ। फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रहा कि इसके जरिए किसी किस्म की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी पाकिस्तान में। खुरम साहब, इसकी जो एक और फ्लिप साइड है, देखें जो आपने हुकूमत की ज़ेर परस्ती चलने वाले इदारे हैं, अब ये जो इनिशियली 7 इदारे ज़ाहिर है कि उस फंड में डाले गए हैं, ये तो चले प्रॉफिट मेकिंग है, लेकिन बहुत से इदारे जैसे आपने पावर सेक्टर का जिक्र किया, लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं। तो वो जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं वो हमें मुनाफा देने के बजाय अगर हमें नुकसान दे रही है, एक ब्लैक होल है, अगर हम उनसे जान छुड़ा लेते हैं, मसलन PIA है, रेलवे है, और इस फंड के जरिए या इस इनिशिएटिव के जरिए और उससे सरमाया हासिल करके नए इनिशिएटिव ले लेते हैं, डोंट यू थिंक कि जो हमारे हुकूमती अखराजात हैं कम से कम वो बोझ तो हमारे पे कम होगा ना? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, ये बात सही है आपकी, ये इतना मैं डेफिनेटली एग्री कर लूंगा कि अगर इस प्रोग्राम के जरिए जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं उनसे कुछ ना किसी किस्म की छुटकारा मिल जाए तो उससे फर्क पड़ेगा और काफी बोझ जो है वो स्टेट के ऊपर से उतरेगा। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जो भी इसके तहत इनफ्लोज आएंगे पाकिस्तान में, उनको अगर आपने यूज किया टू फाइनेंस योर डिसफंक्शंस, और इसके साथ साथ अगर आपने और पाकिस्तान ने अगर टैक्स रिफॉर्म, पावर सेक्टर रिफॉर्म और इस किस्म की बुनियादी रिफॉर्म्स जो हमने 30 साल से हम लोग टालते आ रहे हैं, अगर वो नहीं किए तो देन इसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे इवेंचुअली। दैट्स माय ओनली पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि इन इन्वेस्टमेंट्स के जरिए कोई भी अच्छी चीज नहीं आएगी, कुछ ना कुछ फायदे तो होंगे, लेकिन वो वक्ती होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे। अच्छा, वैसे अभी जो इन्होंने 7 एंटिटीज की लिस्ट है उसको अगर आप देखें तो उसमें एक भी लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं है। तमाम वो इदारे हैं जो कि पहले ही लिस्टेड हैं, उनकी मैनेजमेंट इन रिलेटिव टर्म्स बेहतर है दूसरों के मुकाबले में। तो ये क्या सिग्नल हुकूमत दे रही है? क्या यहाँ से आपको इंडिकेशंस क्या आ रही हैं कि ये वही चीज है जो एक प्राइवेटाइजेशन की फेज होती थी? प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस के तहत आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इंटरनेशनल कंपैटिटिव बिडिंग में जाते थे और एसेट अपना या सेल कर देते थे या उसके कुछ जो हिस्से थे वो बेच देते थे, और यहाँ पे वही चीजें उठा के इधर डाल दी और यहाँ से फिर जो भी गल्फ कंट्री इंटरेस्टेड होगी उनको ये बेच देंगे। तो व्हाट मैसेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस लॉ एंड द लिस्ट दैट द गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर्ड? जो आपको याद होगा PTCL की जब प्राइवेटाइजेशन हुई थी, 2004-5 था मेरे ख्याल में, और उसमें बेसिकली डॉलर्स की खातिर उन्होंने अपनी सिलेक्शन की थी, और UAE की पार्टी को उन्होंने जो एतिसलात को जब बेचा था सिर्फ इस नजर से कि यार ये लोग डॉलर्स थोड़े ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो इवेंचुअली यू सॉ हाउ दैट वर्कड आउट, ज्यादातर उसमें पैसे आए ही नहीं क्योंकि वो पूरी ट्रांजैक्शन स्टॉल हो गई थी।
यहाँ भी मुझे यही लग रहा है कि जब जिस किस्म की लिस्ट इन्होंने बनाई है, ये स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को रिफॉर्म करना, हुकूमत की फिस्कल इक्वेशन को ठीक करने के लिए की नजर से नहीं बनाई गई, ये बेसिकली डॉलर्स के ऊपर देख के बनाई गई है। उन इदारों को चूज किया गया है जो बेहतर रकम फेच कर सकते हैं ताकि ज्यादा डॉलर्स मिल सकें। एंड इसलिए मुझे भी यही सिग्नल बार बार यहाँ से मिल रहा है कि ये बेसिकली अपने इकोनॉमिक डिसफंक्शंस को फाइनेंस करने की एक कोशिश है। किसी किस्म का सच रिफॉर्म एफर्ट इसमें मुझे नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया खुरम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सी ये कितना सक्सेसफुल होता है। जैसे ये भी कहा था कि ये एक आर्मी लेड और जो करंट आर्मी चीफ हैं उनका इनिशिएटिव, और हमारे यहाँ फिर ये बात भी है कि जब आर्मी चीफ या कमांड की तब्दीली होती है तो क्या उनके जो सक्सेसर हैं विल ही फॉलो दैट प्लान, ये भी बहुत से सवालात हैं। लेकिन लेट्स सी, बेशक इंटेंशन जो भी हो, अब एक्चुअल जो इम्तिहान है वो उसकी एग्जीक्यूशन में जो भी हमारा मंसूबा है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कश्मीर के हवाले से। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद हो तो भारत ने यूनिलैटरल एक्शन के जरिए जो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत थी उसको ख़त्म किया था, और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो कशीदा हो गए थे। हमने अपने जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो डाउनग्रेड किए, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया दिल्ली से, और जो भारत का सफ़ीर पाकिस्तान में था उसको वापस भेज दिया। और इसी तरह से जो नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स थे दोनों मुल्कों में जो डिप्लॉय थे उनको कम कर दिया। जो तिजारती ताल्लुकात थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान उनको मुअत्तल कर दिया, जो आज तक मुअत्तल हैं। बाद में दो की कोशिश हुई कि उसको किसी तरीके से किया जाए बहाल, लेकिन अभी तक वो नहीं हो सका। और आज जब 4 साल मुकम्मल हो गए हैं तो मेरे ख्याल में शहबाज दो के जो भी तकरीबात सरकारी सतह पर वॉक्स का एहतमाम, जो बयानात अपनी जगह पे, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि वही जो जब ये एक्चुअली डिसीजन लिया था भारत ने तो दफ्तर खारजा के एक सीनियर अफसर ने मुझे ये कहा था कि ये भारत ने काम करके आप समझ लें कि हमेशा के लिए गोल पोस्ट जो है वो चेंज कर दिया है, और आइंदा आने वाले वक्तों के साथ साथ आप देखेंगे कि चीज़ें कैसे नैरेटिव जो चेंज हो जाएगा। 4 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि 2 के आज का दिन जो भी हमने मनाया, फिर इमरान खान के केस का फैसला भी आ गया, सारा वो ओवरशैडोज को कर गया। लगता ये है कि बस ये दिन की हद तक रह जाएगा जैसे बाकी हम कश्मीर के दिन मनाते हैं। इन रियलिटी आई कैन से कि हमारी जो भी पॉलिसी व्हाटएवर कश्मीर को लेकर के थी इवन बिफोर 5th of August एंड पर्टिकुलरली आफ्टर 5th of August, वो आप कह सकते हैं कि उसका कोई फ्रूटफुल नतीजा नहीं निकला क्योंकि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। कामरान, एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है सारे अरसा में, जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक उन्होंने बोर्ड लगाया था यहाँ पे इस्लामाबाद में कि कितने दिन से वो उसके जो स्टेटस चेंज हुआ है, वो आज मिनट्स और सेकंड्स भी, वो मिनट्स और सेकंड भी, जब मैं आज ऑफिस आ रहा तो मैंने तो 1460 दिन हो गए हैं। वही एक चीज़ कंसिस्टेंट है हुकूमत पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में। बाकी और जो कश्मीर हाईवे जिसपे तो उसका श्रीनगर हाईवे बस यही हमने किया है। इन 2 कामों के अलावा जो कि सिंबॉलिक हैं, जिसका कश्मीरियों की ज़िंदगी के ऊपर, जिसका भारत के इस फैसले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। इसके अलावा हमने कोई, आप चूंकि आपका सब्जेक्ट भी आप कवर भी करते हैं, कोई 4 से 5 ऐसे इकदाम आपके जहन में आते हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने किए या करने की कोशिश की जिससे भारत को रोका जा सके, या जो उसने किया उसको रिवर्स करवाया जा सके? मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान सिवाय इसके कि शुरू में आपको पता है जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी एक सिंबॉलिक हम एहतजाज करते थे, जो सब्सटेंटिव पार्ट था आपको कहा कि रिलेशनशिप आपने डाउनग्रेड किए जो अभी तक डाउनग्रेड हैं, आपने जो ट्रेड टाइज हैं वो सस्पेंड की। उसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी ऐलान किया था कि जितने भी हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं विद इंडिया हम उनको रिव्यू करेंगे। वो आज तक रिव्यू नहीं हुए, वो बहुत से एग्रीमेंट्स हैं उस पर कुछ नहीं हुआ। अदर देन दैट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जरूर है, थैंक्स टू चाइना, इनफॉर्मल डिस्कशन जरूर नहीं, 2-3 स्टेटमेंट कभी नहीं आई, स्टेटमेंट कभी नहीं हुई उसके ऊपर। सिर्फ इतना ही है कि बंद कमरे में हमारे कहने के ऊपर चाइना ने एक कोशिश की, वहां पे जरूर डिस्कशन हुई। उसके अलावा जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ऑन एंड ऑफ जो हम खत लिखते रहते हैं, सारी चीज़ करते रहते हैं, उसके अलावा हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। जो सबसे बड़ा सेटबैक मेरा ख्याल है जिसकी वजह से थोड़े ताल्लुकात में हमारा तनाव भी आया, इवन जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक थे, खास करके जो अरब ममालिक, हम चाहते थे कि जब ये सारा सिलसिला हुआ OIC की एक एक्सक्लूसिव कॉन्फ्रेंस हो फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑन कश्मीर, वो हम नहीं करा सके। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरब जो OIC को लीड करता है उन्होंने वाज़े तौर पर पाकिस्तान को
खामोशी से ये पैगाम दिया कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, बट इस मामले में हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। और वो जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है स्पेशली ऑन कश्मीर, वो आज तक नहीं हुई। और इनफैक्ट आज 5 अगस्त है। उसकी वजह भी ये है क्योंकि अब भारत के जो ताल्लुकात और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं विद गल्फ कंट्रीज, वो इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं कि वो कभी भी अब शायद पाकिस्तान के नैरेटिव को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज जब हम बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के ऊपर इस वक्त सऊदी अरब जो है जद्दा में एक समिट होस्ट कर रहा है। आज से 2 रोज़ा उसका आगाज़ हो रहा है। उसमें कुछ 40 के ममालिक के करीब जो उसके मंदूबीन है उसमें शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान का अभी मैं फॉरेन ऑफिस से चेक कर रहा हूँ, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि क्या पाकिस्तान को दावत दी गई थी या नहीं दी गई थी। लेकिन जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवल, वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। और वहां पर तो इससे आप अंदाजा करें ये सारी कि कहानी चीजें कैसे यही है ना। ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके पीछे एक वजह ये भी थी कि जब हुकूमत पाकिस्तान को हमारे रियासती अदारों को ये एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल लेवरेज थी हमारी गल्फ कंट्रीज के ऊपर वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। जो यमन वॉर हुई, जो हमने और मिस्टेक्स की, जो हमारे ताल्लुकात में खराबी हुई इमरान खान साहब के टाइम के ऊपर, तो इन्होंने SIFC को, इनकी एक अटेम्प्ट भी है कि कुछ इकोनॉमिक लेवरेज गल्फ कंट्रीज के साथ ले लिया जाए। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसकी थोड़ी सी वो सेंस बनती है, अदर देन वो जो आपको एक्सटर्नल सेक्टर में उसका जो बेनिफिट होगा। बट इसके साथ ही कहा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना पाकिस्तान में और कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल ऑफ लॉ है उसकी जो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके फॉरेन पॉलिसी मैटर्स को भी अफेक्ट करता है, ये आपके इकोनॉमी को भी अफेक्ट करता है। आज जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की का जो इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने जो मरदमशुमारी के नताइज थे, जो लास्ट मरदमशुमारी थी उसकी उन्होंने आज मंजूरी दे दी है। अब इसके ऊपर अब थोड़ी सी फिर अनसर्टेनिटी क्लियर हो जो है वो पैदा हो गई है यहाँ पे। मुझे याद है मैं आसमा शराजी साहबा के शो में था तो खुर्रम दस्तगीर पावर मिनिस्टर भी थे, तो ऐसे कोई बात हुई इलेक्शन करोगे, बिल्कुल टाइम पे इलेक्शन होंगे, तो मैंने आसमा को कहा कि आप मिनिस्टर से पूछें कौन से वाले मरदमशुमारी पे होंगे। तो खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि जो पिछली वाली मरदमशुमारी थी उसके ऊपर इलेक्शन होंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आपको पता है, तो मैंने आसमा शराजी को कहा कि इनकी जो खुर्रम दस्तगीर की जो स्टेटमेंट है इसको आप रिकॉर्ड का हिसाब बना लें। इन्होंने कहा कि पिछले वाली मरदमशुमारी पे होंगे, वो जो 2016 या 17 वाली थी इस पे नहीं होंगे। तो अब अगर वो आज नताइज उन्होंने अप्रूव कर दी, ऑल्दो इसके ऊपर शुरू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़े शदीद उनकी रिजर्वेशंस थी, उनके ख्याल में कि जो शहरी आबादी उसको बढ़ाया गया और वो नताइज में नजर भी आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बढ़ाया गया, जो नंबर्स मतलब आए हैं उसमें जो शहरी आबादी है उसका जो शेयर टोटल पॉपुलेशन में पाकिस्तान की 38.8% हो गया और जो दही आबादी उसका शेयर कम हो गया 61.2% हो गया। पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 127.7 मिलियन हो गई है और पंजाब की जो कुछ सीटें हैं वो कम हुई है। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये है, देखना ये है कि क्या डिलिमिटेशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नई मरदमशुमारी के ऊपर करता है। अगर ये नोटिफाइड रिजल्ट्स हो जाते हैं जो कि अब हो जाते हैं, इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार होंगे। वक्त क्योंकि कम है और इश्यूज पे बात करनी, यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद 2 अहम तकर्रियों के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद जी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नमेंट के तो चंद दिन ही रह गए हैं, लेकिन जाते जाते ये तमाम जो अहम तकर्रियां कर रहे हैं, इस हफ्ते 2 अहम तकर्रियों की मंजूरी दी। एक नए फॉरेन सेक्रेटरी की तैनाती की है गवर्नमेंट ने। 2 के जो मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका टेन्योर असद मजीद साहब वो 16 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाहिर है कि 16 अगस्त से पहले ये गवर्नमेंट चली जाएगी, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नया फॉरेन सेक्रेटरी लगा के जाएं। तो जो खबरें आ रही हैं और ज़रा इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पर साइरस काजी जो ग्रेड 22 के अफसर हैं फॉरेन सर्विस के, इस वक्त स्पेशल सेक्रेटरी हैं, उनकी तैनाती की मंजूरी दी है एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान। वो चार्ज संभालेंगे 16 अगस्त को और वजह शहबाज उसकी यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जाते जाते तमाम जो अहम तकर्रियां हैं वो करके जाएं। और इसी तरह से FBR का भी ये तो अच्छी बात है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है, इस पर डिले नहीं करना चाहिए। अगर अगली केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो अगर वो समझती है वो चेंज करना चाहिए तो वो कर सकती है, दैट्स ओके। सेम इज केयर टेकर गवर्नमेंट के पास उनका ज्यादातर चीज इन पोस्टिंग्स के ऊपर इनका ऑब्जेक्शन नहीं होता। चेयरमैन FBR हो गए, फॉरेन सेक्रेटरी हो गए, फाइनेंस सेक्रेटरी हो गए, उनके इश्यूज उनसे होते हैं जो इलेक्शंस को जो अंडरमाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें सेक्रेटरी इंटीरियर होते हैं, कुछ इस किस्म की और पोजीशंस जो होती हैं। जो चेयरमैन FBR थे लास्ट, आसिम अहमद साहब, उनकी भी वो रिटायर हो गए थे लास्ट मंथ गालबन 27 जुलाई को। वैसे तो उनका 29 जुलाई थी, छुट्टियां थी, तो वो 27 जुलाई को रिटायर हो गए। इसमें अब इन्होंने जो मलिक अमजद जुबैर टिवाना है उनको चेयरमैन FBR लगाया। मेरा ख्याल ये एक इन्होंने अच्छी अपॉइंटमेंट की है। इसके ऊपर
मुझे पर्सनली कभी इस पे इश्यूज नहीं, बल्कि एक स्टेज के ऊपर हुकूमत जो थी वो डीएमजी के जो ऑफिसर्स हैं, जिसका उन तमाम लोगों का हमने नाम भी प्रोग्राम में डिस्कस किया था, उनको लगाना चाह रहे थे। तो मेरे से जब इनकी बात हुई गवर्नमेंट के लोगों की, तो मेरे इनको ये एडवाइस थी कि देखें, आप जो रेगुलर स्पेशलाइज सर्विसेज है ना, आपकी इंलैंड रेवेन्यू सर्विस है, आपकी पाकिस्तान कस्टम्स है, उन्हीं में से एक चेयरमैन लगाएं। अब बाहर से डीएमजी का, जिसको आजकल पास कहते हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनका बंदा लाएंगे ऐसी स्टेज के ऊपर जब पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में है, आपके टारगेट्स अचीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो चेयरमैन बाहर से आएगा, जिसको सर्विस के मामला का नहीं पता, उसको 3 से 4 माह लग जाते हैं मामला को संभालने के लिए। और टिवाना साहब इज अ गुड चॉइस, उनका भी 1 साल ही रह गया रिटायरमेंट में, और उनको पॉलिसी साइड का भी पता है, उनको ऑपरेशनल मैटर्स का भी पता है। सवाल अब ये है, क्या वो 2 चीजों के ऊपर जो मेरा उनसे आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, क्या जो एफबीआर के अंदर एक डीप रूटेड करप्शन है उसको वो रूट आउट कर पाते हैं या नहीं। अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो उनको दोस्तों और बाकियों में तमीज खत्म करनी पड़ेगी। अगर वो दोस्तों पे सॉफ्ट रहेंगे, अगर किसी ने गलत रिफंड्स दिए हैं उसके ऊपर नाक बंद रखी है या नहीं रखी, एज अ मेंबर ऑपरेशन जो इससे पहले वो थे, वो आइंदा उनको ये आंखें खोलनी पड़ेंगी। एक चीज। दूसरा, जो रिफॉर्म्स एफबीआर के अंदर इस्लाहात हैं, वो कर्जे लेने से नहीं होंगे गैर मुल्की, वो उनको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं, इसके लिए आपको वर्ल्ड बैंक का लोन, एडीबी का लोन लेने की जरूरत नहीं। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं देखूंगा। और तीसरी चीज, जो टारगेट है 9415 अरब रुपए का, और आप पहले महीने का तो टारगेट उनका हो गया। जाने से पहले ऑन लाइटर नोट, जो इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये नहीं पता था कि आप रिपोर्टिंग के साथ एडवाइस भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट ने आपकी एडवाइस मान ली है और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की आम तैनाती है, कोई चेयरमैन एफपीआर, कोई सेक्रेटरी फाइनेंस, अगर आप लॉबिंग करना चाहते हैं तो शहबाज से रब्ता करें। ये बात ठीक। तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं, और उनकी एडवाइस मान भी ली जाती है। तो ये मैंने आपको एक मुफ्त की एडवाइस दे दी है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।